हेलो एवरीवन, दिस साइड जतिन राजपाल। वेलकम टू दिस चैनल। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन का पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? एक सिस्टम होता है जो लोगों को क्या प्रोवाइड करती है, मींस टू डू वर्क टू अर्न अ लाइवलीहुड। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। जब जब देश में पैसों की स्कार्सिटी हो जाती है तो हमें चॉइसेस करनी पड़ती है अपनी इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए। फिर इकोनॉमिक्स के अंदर व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम कि हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना पड़ा। एज यू नो, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, एंड हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस जो है स्कार्सिटी का राइज देती है, कमी होने का राइज देती है। तो जब भी कमी हो जाती है तो हमें चॉइसेस करनी पड़ती है। तो हमने पढ़ा था व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। उसके रीजंस हमने सीखे थे। उसके बाद हमने पढ़ा सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में कि हर देश की कॉमन प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये सारी प्रॉब्लम्स को जानने के बाद हम आज लेके आए हैं आपके लिए पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर मैं एक ऐसा टॉपिक आप लोगों को कराने जा रहा हूं। आपके स्कूल में सितंबर एग्जाम हो, हाफ ईयरलीज हो या फाइनल एग्जाम्स हो, ये टॉपिक जो आज मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं 101% आपके स्कूल में आएगा। और अगर आपके स्कूल में आए तो प्लीज चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। एज यू नो, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। आप सब लोग जानते हैं कि ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। दिल से हम लोग भुक्खड़ है, और जो देश में रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? लिमिटेड। अब जब वांट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो ये तय है कि स्कार्सिटी होगी। और जब स्कार्सिटी होगी, कमी होगी, तो हमें चॉइसेस करनी पड़ेंगी। और उसी की स्टडी को हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा। अब हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनली एक पैटर्न यूज करते हैं। कहते हैं, मान के चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इंडिया के पास पैसा लिमिटेड है, और जब पैसा लिमिटेड हो इंडिया के पास, तो आपके पास गवर्नमेंट बजट में पैसा लगाना है गेहूं चावल पे, और कुछ पैसा लगाना है गन्स बनाने में। अब अगर इंडिया सारा पैसा लगा दे गेहूं चावल पे और इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, तो वो हमें गोली मारेंगे, हम गेहूं फेंकेंगे। क्या ये सही है? दिस इज नॉट राइट। ये सही नहीं है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि अगर हम सारा पैसा गन्स पे लगा दें और गेहूं चावल पे ना लगाएं, तो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम ये होगी कि हमारे को खाने के लिए कुछ होगा ही नहीं। भूख लगेगी कि चलो जी चलो पाकिस्तान लूट के आए। ये कोई सही तरीका होगा? ये भी सही नहीं है। हमारे इकोनॉमिस्ट को ये प्रोबेबिलिटीज बनानी पड़ती है कि कहां पर कितना पैसा लगाएं, ताकि जब डिफेंस की बात आए तो हमारे पास गन्स भी होनी चाहिए, और जब खाने पीने की बात आए तो हमारे पास गेहूं चावल भी होने चाहिए। इसलिए आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओए होए 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 होए, क्या बोला मैंने? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो प्रोडक्शन है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी हम पॉसिबिलिटी लेंगे। क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो किस प्रोबेबिलिटीज पे कितने गुड्स बनाने चाहिए। क्या ज्यादा गेहूं बनानी चाहिए और कम गन्स बनाने चाहिए, या ज्यादा गन्स बनानी चाहिए कम गेहूं बनानी चाहिए? तो इसकी पॉसिबिलिटीज हम एक शेड्यूल में लेते हैं, और जब इस शेड्यूल को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पीपी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इज इट क्लियर एवरीवन? सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो ये सिखाता है कि जब भी देश में पैसा लिमिटेड होगा तो हमें रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है ऑप्टिमम। इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज हमें लेनी पड़ेंगी। इसको शुरू करने से पहले ऐसे करो, हम कसम खाते हैं जब भी इस कर्व को बनाएंगे तो हमें कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। क्या लेनी पड़ेंगी? कुछ अजम्पशंस। जैसे पहली अजम्पशन है, टेक्नोलॉजी को क्या रखना चाहिए यहां पर? कांस्टेंट। सेकंड, रिसोर्स कैसे यूज होने चाहिए? फुलर एंड एफिशिएंट। और थर्ड है, ऑल द रिसोर्सेस आर नॉट इक्वल एफिशिएंट। सारे रिसोर्स कभी भी इक्वल एफिशिएंट नहीं होते। ये हमें 3 अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी इसको शुरू करने से पहले। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को शुरू करने से पहले 3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम पीपी कर्व बना रहे हो तो टेक्नोलॉजी कभी चेंज ना करे,
रिसोर्स कभी भी वेस्ट नहीं होने चाहिए। और आखिरी असम्पशन कहती है ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वल एफिशिएंट, मतलब एक इंसान एक ही चीज में अच्छा हो सकता है, हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता। ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वल एफिशिएंट, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप एक काम कोई कर रहे हो तो आप उसमें बेस्ट हो सकते हो, बट जब दूसरे में जाओगे तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली एक अच्छा होगा और एक खराब होगा। तो ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वल एफिशिएंट, दोनों में इक्वल अच्छा कोई इंसान नहीं हो सकता, ये आपको यहां मेंशन गिवन है। सो ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इसकी अजम्पशंस प्लीज एक बार आप नोटबुक में जरूर लिख लीजिए। सो मैं क्या करूंगा, मैं एक शेड्यूल बनाऊंगा और उस शेड्यूल से आपको यह सिखाऊंगा कि अगर इकोनॉमी को दो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं तो वो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज ले सकती है, और 15 मिनट के अंदर अंदर आपको ये टॉपिक डेफिनेशन सब याद हो जाएगा। दैट इज फॉर श्योर, 101% याद हो जाएगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक इकोनॉमी है जिसमें हमें दो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। पहला है वीट और दूसरा कौन सा है, टैंक। ठीक है, यहां लिख दिया मैंने पॉसिबल कॉम्बिनेशन। वीट एक कंजम्पशन गुड है, टैंक एक डिफेंस का गुड है। अगर इकोनॉमी के पास पैसा लिमिटेड है तो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं चॉइसेस करनी पड़ेगी कि अगर हम सारा पैसा वीट पे लगाते तो टैंक क्या होगा, टैंक पे लगाते तो वीट क्या होगा। ऐसी तो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो हम यहां पर सबसे पहला कॉम्बिनेशन लेते हैं कि अगर हम सारा पैसा टैंक पे लगा दें तो वीट क्या बनेगा, 0। ठीक है जी। अब अगर इकोनॉमी कहती है कि चलो जी लेट्स डू वन थिंग, हम वीट की प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। जैसे ही हम वीट की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो पैसा लिमिटेड है, कहीं ना कहीं हमें टैंक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो एक वीट को पाने के लिए हमने यहां टैंक एक सैक्रिफाइस कर दिया, राइट। ठीक है, फिर हमने एक और कॉम्बिनेशन लिया। जैसे ही हमने एक और वीट गेन किया तो अब आपको लगेगा शायद एक और वीट गेन कर रहे हैं, तो यहां पर सर 13 लिख देंगे क्योंकि हर बार एक को पाने के लिए एक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है, यहां 13 नहीं आएगा बेटा, यहां 12 आएगा। अब ये क्यों आएगा 12 यहां पर, इसका लॉजिक कुछ 15-20 मिनट बाद आपको पता चलेगा। बट अभी के लिए आप चीजों को समझो कि अभी मैंने जैसे जैसे वीट में गेन करता जा रहा हूं वैसे वैसे मैं टैंक को क्या कर रहा हूं, सैक्रिफाइस, क्योंकि पैसा लिमिटेड है। अभी तक इतना समझ लो। ठीक है, मैंने जैसे ही एक और गुड प्रोड्यूस करा, एक और वीट प्रोड्यूस किया, तो आउटपुट कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है जी। अब बच्चा सोच रहा होगा सर मैं कैसे याद करूंगा। आप ऐसे याद कर लो कि जैसे आपने एक गेन किया तो एक सैक्रिफाइस किया, जब आपने दो गेन किए तो एग्जिस्टिंग 14 में से 2 गए, कितना आ गया, 12 आ गया। 12 में से 3 गए तो कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अगला आउटपुट और प्रोड्यूस किया तो 9 में से 4 गए, कितना आ गया, 5 आ गया। और आखिरी 5 पे कितना आ गया, 0। मैंने 0 से लेकर 0 कॉम्बिनेशंस बना दी। अब बच्चा सोच रहा होगा सर ये कैसे, मैं यहां लिख देता हूं। एक क्वेश्चन आपके मन में है कि यहां 13 क्यों नहीं लिया, और इस टेबल का लॉजिक क्या है वो आपको जानना है, यस या नो। ठीक बात है, ठीक है जी। तो मैंने पर अभी क्या किया है, वीट और टैंक के दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ले लिए कि अगर मैं वीट इतना बनाता हूं तो टैंक कितना बनेगा, वीट इतना बनाता हूं तो टैंक कितना बनेगा। इस तरीके से मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ले लिए। ठीक है, अब इन कॉम्बिनेशंस को मैं प्लॉट कर देता हूं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन। ठीक है, यहां मैंने ले लिया वीट और यहां क्या ले लिया मैंने, टैंक। 1 2 3 4 5, यहां ले लिया 3 6 9 12 और 15। पहला कॉम्बिनेशन है 0 पे 15, ये ए पॉइंट हो गया। सेकेंड कॉम्बिनेशन है 1 पे 14, ये बी पॉइंट हो गया। थर्ड कॉम्बिनेशन 2 पे 12, ये सी पॉइंट हो गया। थर्ड कॉम्बिनेशन यहां पर देखो डी पे 3 पे कितना है, 9, ये एक और पॉइंट हो गया। ई पे 4 पे कितना है, 5। ठीक है, और लास्ट ये हमारा पूरा पीपीसी कर्व बन गया। और हमने कहा था जब जब पीपी कर्व बनाएंगे रिसोर्स कैसे यूज करेंगे, फुलर एंड एफिशिएंट, फुलर एंड एफिशिएंट। मैक्सिमम लोग यूट्यूब पे ये बना बनाया ले आते हैं बेटा, और ऐसे ही देखकर रीड कर देते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे बनता है ये शेड्यूल, ठीक है ना। और इसके पूरे लॉजिक देके जाऊंगा अभी आपको, ध्यान से देखना, अपनी बस कॉपीज पेन देख लेना। हर चीज में एंटरटेनमेंट नहीं छुपा होता, कई जगहों पे लॉजिक सीखना पड़ता है, डेप्थ समझनी पड़ती है।
तो बेटा कहानी दोबारा से समझ लेते हैं। एज यू नो इंडियन इकोनॉमी में पैसा लिमिटेड है। जब पैसा लिमिटेड होता है तो इकोनॉमिस्ट को चॉइसेस करनी पड़ती है। चॉइसेस किस में से करोगे? प्रोबेबिलिटीज में से, कि ये बनाएंगे तो ये होगा, ये बनाएंगे तो ये होगा, ये बनाएंगे तो ये होगा। मतलब आपको कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ती है। अगर इतना पैसा वीट पे लगाएंगे तो टैंक कितना बनेगा, टैंक पे इतना लगाएंगे तो वीट इतना बनेगा, और उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको ऑप्ट करना होता है, तभी इकोनॉमी बेस्ट डिसीजन ले पाएगी। तो उसके लिए हम कौन सा कर्व बनाते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या बनाते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो जो हम पॉसिबिलिटीज जब एक शेड्यूल में ले आते हैं और शेड्यूल में लाने के बाद इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो बन जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो पहले मैं आपको पीपीसी का मतलब समझा चुका हूं कि क्या होता है पीपीसी का मतलब, जब आप दो गुड्स की मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना रहे हो। अब इसको याद कैसे करना है, देखो बेटा, व्हाट इज पीपीसी कोई आपसे बोले तो बोलना इट इज अ कर्व। क्या बोलना? इट इज अ कर्व। हाउ टू लर्न डिफाइन पीपीसी? क्या बोलना? इट इज अ कर्व विच शोज, क्या शो करता है ये? ए बी सी डी ई एफ। लिख देना, स्कूल में नंबर कट जाएंगे, ठीक है। इट इज अ कर्व विच शोज ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी एफ कितना गंदा लग रहा है बोलते हुए। ये बताओ ए बी सी डी ई एफ के ऊपर क्या लिखा है? ए बी सी डी एफ के ऊपर लिखा हुआ है पॉसिबल कॉम्बिनेशन। लिखा हुआ है, यस या नो? तो ऐसे बोलो, इट इज अ कर्व विच शोज। चलो शोज अच्छा नहीं लगता तो वर्ड यूज कर लो डिपिक्ट। विच डिपिक्ट्स, क्या डिपिक्ट करता है? पॉसिबल कॉम्बिनेशन। क्या शो करता है ये? पॉसिबल कॉम्बिनेशन। किसके? मेरे जतिन राजपल? नहीं, ये किसके कॉम्बिनेशन है? जल्दी बताओ, अंदर से आवाज आ रही होगी। वीट और किसके? टैंक के। तो क्या लिखोगे? वीट टैंक। क्या पता आप एग्जाम्पल चेंज कर दो, तो एग्जाम्पल हटाओ, लिखो ऑफ टू गुड्स। तो याद करा हमने, इट इज अ कर्व विच शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ऑल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारे है ना। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ कितने गुड्स? टू गुड्स दैट द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद द गिवन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस। ये जो स्टार्टिंग में हमने कसमें खाई थी ना कि पीपीसी कर्व क्या होता है, टेक्नोलॉजी कॉन्सेंट रहेगी, रिसोर्सफुल यूज होंगे, तो लास्ट में क्लोजिंग कैसे करी? दैट द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद द गिवन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस। लो जी, एक नंबर की डेफिनेशन याद। व्हाट इज पीपीसी? बोलो, इट इज अ कर्व which shows क्या? all possible combinations of कितने goods? Two goods. of कितने goods? Two goods that the economy can produce with the given technology and available resources. उसी को पीपी कर्व बोलते हैं। बताओ पहले, पीपीसी का मतलब याद हो गया? एक ऐसा कर्व जो दो गुड्स के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस दिखाता है, जहां टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है और रिसोर्स कैसे यूज होते हैं? फुलर एंड एफिशिएंट। उसे हम पीपीसी बोलते हैं। तो पूरी क्लास में स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैंने आपको पहले बताया कि पीपीसी जन्म कहां से हुआ इसका। तो मैंने ये बताया कि इकोनॉमी में रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। रिसोर्सेज जब लिमिटेड होते हैं तो वांट्स जब अनलिमिटेड होती है तो स्कार्सिटी हो जाती है। तो स्कार्सिटी के टाइम पे चॉइस करना होता है, यही इकोनॉमिक्स का मतलब है। तो हमने क्या करा? हमने कहा क्यों ना इकोनॉमी में जब हमें चॉइस करनी हो तो पहले हम प्रोबेबिलिटीज बनाए कि वीट अगर इतना बनाते तो टैंक इतना बनेगा, टैंक इतना बनाते तो वीट इतना बनेगा। उसके लिए हमने एक शेड्यूल बनाया और जैसे ही शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा तो बन गया पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि आपको याद हो गया क्या होता है? इट इज अ कर्व। ओए होए होए, यूट्यूब पे भी याद हो जाता है? हाँ जी, बिल्कुल हो जाता है। इट इज अ कर्व जो क्या शो करता है? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ किसके? टू गुड्स। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स that the economy can produce with the given technology and resources. उसी को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। इसकी assumptions याद है? टेक्नोलॉजी क्या रहेंगी? कॉन्स्टेंट। रिसोर्स कैसे यूज होंगे? फुलर एंड एफिशिएंट। और ऑल द रिसोर्सेज इन इकोनॉमी आर इक्वली आर क्या लिखा हुआ यहाँ? इक्वली एफिशिएंट, आर नॉट इक्वली एफिशिएंट लिखा हुआ है। सारे रिसोर्सेज कभी भी इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। गॉट इट सबको? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहां पर पीपीसी का मतलब तो सीख लिया, शेड्यूल बनाना सीख लिया, डायग्राम बनाना सीख लिया। अब हम डायग्राम के लॉजिक पे जाएंगे, ठीक है जी। वो लॉजिक पे बात करेंगे जो हमें समझना है। चलो जी, उस लॉजिक पे जाने से पहले एक टॉपिक यहां इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? देखो बेटा, अगर आपको एक जॉब मिल रही है 10,000 रुपए की, एक जॉब मिल रही है 9,000 रुपए की,
और एक जॉब मिल रही है 8,000 की, बताओ कौन सी करोगे? ऑब्वियसली 10 वाली। आपने ये ऑप्ट कर लिया, ये ऑप्ट करने के बाद नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो हमने छोड़ दिया, बोलो मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया 10 के खातिर 9 को मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो जो 9,000 जिसको आपने छोड़ा है उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोज मैं 1 घंटा पढ़ाने के 20,000 रुपए लेता हूं, ठीक है जी। अब कोई आया कहता आप कितने में हमारे यहां पढ़ाओगे 1 घंटे के, क्या पैसे लोगे? तो मैंने कहा जी मैं 1 घंटे के इतना तो मैं लेता हूं। तो कहते जी हमारा बजट तो 3,000 रुपए था 1 घंटे का। तो वो बोलेंगे सर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई है, आपका जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव भी है ना, मतलब व्हाट यू आर टेकिंग राइट नाउ, उसके बाद का जो नेक्स्ट बेहतरीन ऑप्शन जो आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया, वो क्या है, बहुत हाई है। सो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? जो आप ऑप्ट करके बैठे हो उसके बाद का बेहतरीन ऑप्शन जो आपने छोड़ दिया, उस छोड़े हुए अमाउंट को क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? एक बार आप बताना, चैट सेक्शन में बताना। एक जॉब 70,000 की मिल रही है, एक जॉब 50,000 की मिल रही है और एक 25 की मिल रही है, आप कौन सी ऑप्ट करोगे? ऑब्वियसली दिस। तो बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी है, 70 वाली होती है या नेक्स्ट वाली होती है? हाँ, नेक्स्ट वाली होती है। नेक्स्ट वाली कौन सी? 50,000। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो आपने ऑप्ट करी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, उसके बाद का बेहतरीन ऑप्शन जो आपने छोड़ दिया। डेफिनेशन ही बोलती है नेक्स्ट मतलब अगला बेस्ट बेहतरीन ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। फॉरगॉन मतलब छोड़ दिया। जो ऑप्ट किया उसके बाद का बेहतरीन ऑप्शन जो आपने छोड़ दिया उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये मैं क्यों पढ़ा रहा था? क्योंकि अभी मुझे यहां पर एक और चीज बतानी है आपको। एक वर्ड आ गया, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओ भाई साहब कह रहे सर क्या खेल रहे हो आप हमारे साथ? बेटा देखो, मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, ठीक है नहीं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। इसका मतलब ये बन गया MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कहता है एक आइटम पाने के लिए जब आपने अगली आइटम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को छोड़ दिया, उस छोड़े हुए अमाउंट को क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हमारे सामने 2 गुड थे, पहला था वीट, दूसरा क्या था, टैंक। यहां पर अगर मैं लिख दूं MOC, यहां पर आपने एक वीट को पाने के लिए कितने टैंक छोड़ दिए? पहले कितने छोड़े? 1। यस या नो? फिर आपने एक और वीट को पाने के लिए कितने टैंक छोड़े? 2। फिर आपने एक और वीट को पाने के लिए कितने टैंक छोड़े? 3। सही बात है। फिर एक बार और वीट को पाने के लिए कितना छोड़ा? 4। फिर एक और पाने के लिए कितना छोड़ा? 5। इसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC। मौसी जी, मौसी का काम क्या होता है? मम्मी से बातें करना। तुझे लेन देन में क्या मिला? मामा ने तो मुझे 1100 का लिफाफा पकड़ाया था। अच्छा, मेरे को 2100 दिया। मौसियों का काम यही है, गेन और सेक्रीफाइस की बातें करना। यहां पर भी मौसी जी जो है गेन और क्या करेगी, सेक्रीफाइस की बातें बताएगी। यहां मौसी जी क्या बता रही है, एक वीट को पाने के लिए बेबी कितना टैंक क्या कर दिया, छोड़ दिया। दैट इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यस या नो? ये जो MOC है इस PPC कर्व का स्लोप है एक तरीके से। क्या है उसका स्लोप? MOC क्या है उसका स्लोप? अब इसी को डेप्थ में अगर हमने समझ लिया कि MOC क्या है और हमने ऐसा MOC क्यों बनाया है, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने यहां 13 क्यों नहीं लिया था। समझ आ जाएगा 13 क्यों नहीं लिया था। बट अभी तक के लिए याद कर लेते हैं हम क्या क्या सीख चुके हैं इस वीडियो से अभी तक। व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? सर दिमाग में सेट हो गया, इट इज अ कर्व विच शोज, क्या शो करता है ये, क्या शो करता है जल्दी बताओ भैया? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन,
ऑफ किसके? मेरे नहीं, ऑफ टू गुड्स दैट द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद द गिवन टेक्नोलॉजी। याद हो गया सबको? पक्का? इस कर्व की दो अजम्पशंस लिखनी आपको आ गई हैं, तीनों अजम्पशंस। टेक्नोलॉजी को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। रिसोर्स कैसे यूज करेंगे? फुलर एंड एफिशिएंट। और ऑल द रिसोर्सेज इन इकोनॉमी आर नॉट इक्वल एफिशिएंट। सारे रिसोर्सेज कभी इक्वल एफिशिएंट नहीं होते। ये बताने के बाद शेड्यूल बना दिया, शेड्यूल बनाना आ गया, और एमओसी समझ आ गया। एमओसी का काम ही यही है, एक चीज को पाने के लिए हम कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? एमओसी। यहां तक समझ आ गया? अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम खेला खेलेंगे नया। हमने पीपीसी का मतलब याद कर लिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब सीख लिया, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सीख लिया। अब हम सीखने जा रहे हैं टेंग टडंग, बहुत ही गजब चीज हम सीखने वाले हैं। वाई पीपी कर्व इज डाउनवर्ड। ये जो पीपी कर्व है ये ऐसा सा क्यों है? ये ना पीपी कर्व ऐसा डाउनवर्ड क्यों है? तो एक नॉर्मल साइंस की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां पर ले लूं x और यहां के ले लूं y, यहां ले लिया x और यहां के ले लिया y, 1 2 3 3 2 1 1 2 3 2 4 6। यहां अगर एक डब्बे को देखो और दूसरे डब्बे को देखो तो यहां कैसा रिलेशन है? इनवर्स। और यहां कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। ठीक है, यहां x बढ़न लाग रहा है, y घटन लाग रहा है। और यहां पर देखो तो x भी बढ़न लाग रहा है और y भी क्या हो रहा है? बढ़न लाग रहा है। यस या नो? ठीक कह रहे हो? अब अगर हम इसको बना के देखते, भाड़ में गया पीपीसी का, पहले अपनी नॉर्मल दिमाग को खोलते हैं, क्योंकि ऐसा मैं मानता हूं, आई बिलीव दैट माइंड आर लाइक अ पैराशूट, इट ओनली फंक्शन व्हेन इट इज ओपन। दिमाग तभी काम करता है जब खोल दिया जाए। आओ पहले खोले तुम्हारा दिमाग। यो बनाने लाग रहा हूं मैं, ए वाला, समझ रहे हो? ए, यहां x और यहां y, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 1 पे कितना लिखा है बेटा? 3। 2 पे कितना लिखा है? 2। 3 पे कितना लिखा है? 1। ठीक है जी, ठीक है भाई। अगला बढ़ते हैं। यहां 1 2 3 2 4 6। 1 पे कितना है? 2। 2 पे 4, 3 पे 6। ये बी वाला है, ये ए का है, ये बी का है। जब x और y का, x बढ़न लाग रहा था, y घटन लाग रहा था, इनवर्स रिलेशन था, तो शेप डाउनवर्ड थी। और जब x बढ़न लाग रहा है, y भी बढ़न लाग रहा है, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, तो शेप घटन अपवर्ड जा रही है। तो अगर किसी दो सीरीज में इनवर्स रिलेशन है तो शेप डाउनवर्ड, और अगर किसी दो सीरीज में डायरेक्ट रिलेशन है तो शेप अपवर्ड। यस या नो? सोचो। ऐसे ही प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम होती है, कैसा रिलेशन है? इनवर्स। चेक कर लेना 3rd चैप्टर में अपने, डिमांड का जो है डाउनवर्ड होगा। जब भी किसी दो सीरीज में इनवर्स रिलेशन हो तो शेप डाउनवर्ड बनती है, और दो सीरीज में इनवर्स रिलेशन ना हो, डायरेक्ट रिलेशन हो, तो शेप अपवर्ड बनती है। आपसे क्वेश्चन आया, व्हाई पीपी कर्व इज डाउनवर्ड? हमारे खूबसूरत बच्चे लिखेंगे क्योंकि वीट बढ़न लाग रहा है, टैंक घटन लाग रहा है, चाची काट देगी। तुम लोग जज्बाती लोग, लॉजिक पकड़ के डाल दोगे, बट लिखने का तरीका कुछ और है। वाई पीपी कर्व इज डाउनवर्ड? तो आपको बोलना पड़ेगा प्रोडक्शन ऑफ वन गुड कैन बी इंक्रीज। वन गुड क्या है? वीट। अगर आप यहां पर देखो तो जैसे जैसे मैं वीट बढ़ाने लाग रहा था, वैसे वैसे टैंक घटन लाग रहा था। यस या नो? तो आपको राइट रीजनिंग क्या लिखनी है? प्रोडक्शन ऑफ वन गुड कैन बी इंक्रीज ओनली आफ्टर सैक्रिफाइसिंग सम क्वांटिटी ऑफ अदर गुड। एक बढ़न लाग रहा है, एक घटन लाग रहा है, ये मत लिखाना, बिकॉज वीट एंड टैंक हैज इनवर्स रिलेशन। तो कोई आपसे पूछे व्हाई पीपी कर्व इज डाउनवर्ड, तो बोल देना प्रोडक्शन ऑफ वन गुड कैन बी इंक्रीज ओनली आफ्टर सैक्रिफाइसिंग सम क्वांटिटी ऑफ अदर गुड। तो एक गुड जब बढ़न लाग रहा हो, दूसरा गुड क्या हो रहा होता है? घटन लाग रहा होता है, इसलिए पीपी कर्व कैसा बनता है? डाउनवर्ड। पर लिखने का तरीका, प्रोडक्शन ऑफ वन गुड कैन बी इंक्रीज ओनली आफ्टर सैक्रिफाइसिंग सम क्वांटिटी ऑफ अदर गुड, दैट इज व्हाई पीपी कर्व इज डाउनवर्ड। तो पहला लॉजिक क्लियर हो गया। अब आपको पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी कोई शेड धूम डाउनवर्ड दिख जाए, समझ जाना इनवर्स रिलेशन है, बट लिखने का तरीका सीख लेना, बुक के अंदर लिखा होता है। लॉजिक बता दिया मैंने, इनवर्स रिलेशन है और डायरेक्ट रिलेशन है, बट आंसर को मॉडरेट कर लेना। इज इट क्लियर?
इससे बहुत फायदा हो गया आपको। डिमांड का डाउनवर्ड होता है, आपको पता है प्राइस बढ़ने लग रहा है, डिमांड घटने लग रही है, इसलिए डाउनवर्ड होता है। सप्लाई कब अपवर्ड होता है, क्योंकि प्राइस बढ़ने लग रहा है, सप्लाई बढ़ने लग रही है, इसलिए वो अपवर्ड जाता है। तो भाई चैप्टर का बेस इसी वीडियो से बनना शुरू हो जाएगा आपका। गॉट इट। तो एक क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वाई पीपी कर्व इज डाउनवर्ड? बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ वन गुड कैन बी इंक्रीज ओनली आफ्टर सैक्रिफाइसिंग सम क्वांटिटी ऑफ अदर गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक, वाई पीपी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इज कॉनकेव। देखो बेटा, ये कैसी शेप है? डाउनवर्ड प्लस कॉनकेव। ये डाउनवर्ड प्लस क्या है? स्ट्रेट। ठीक है। और आखिरी ये वाली, दिस इज डाउनवर्ड प्लस कॉन्वेक्स। ठीक है, डाउनवर्ड प्लस क्या? कॉन्वेक्स। अब यहां पर 3 कर्व्स मैंने बनाए हैं। कितने कर्व्स बनाए हैं? 3। डाउनवर्ड प्लस कॉनकेव। देखो बेटा, मैंने अभी सिखाया वाई पीपी कर्व इज डाउनवर्ड। ये जो डाउनवर्ड शेप होती है, ये 3 तरीके की होती है, डाउनवर्ड कॉनकेव, डाउनवर्ड स्ट्रेट, डाउनवर्ड कॉन्वेक्स। इन तीनों केस में एक्स बढ़न लाग रहा है, वाई घटन लाग रहा है, एक्स बढ़न लाग रहा है, वाई घटन लाग रहा है, एक्स बढ़न लाग रहा है, वाई घटन लाग रहा है। तीनों में एक बढ़न लाग रहा है, घटन लाग रहा है, बढ़न लाग रहा है, घटन लाग रहा हो रहा है। बट ऐसा क्या है कि तीनों की शेप अलग अलग हो रही है? एक ऐसे डाउनवर्ड हो रहा है, एक स्ट्रेट हो रहा है, एक ऐसे हो रहा है, पता नहीं गिरन लाग रहे, पता क्या नॉनसेंस चल रहा है ये। क्या कारण क्या है इसके पीछे? इन तीनों का ना मौसी जी अलग है। मौसी जी समझते हो? एक बढ़न लाग रहा है और जो घटन लाग रहा है, उसमें एक जो घटन लाग रहा है वो किस स्पीड से घटन लाग रहा है? यू नो, स्लोप। ठीक है, ये आपको अपने हाथ से प्रैक्टिस करना होता है। यूट्यूब पे चपा 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 बैठ के देखने से कुछ नहीं होता। ठीक है ना, ये हाथ की करने प्रैक्टिस करने वाली चीजें हैं कि जितना आप अपने हाथ से बना के देखोगे उतना आपको अंदर से संतुष्टि मिलेगी। तो बता देता हूं मैं आपको। मैं यहां पर एक काम करता हूं, यहां पर 2 गुड लेता हूं। एक लेता हूं वीट और एक यहां लेता हूं टैंक। यहां लिख दिया पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ए बी सी डी ई एफ। 0 वीट 5 टैंक। जैसे ही 1 वीट गेन किया, टैंक कितना हो गया? 4। फिर 1 वीट गेन किया, कितना हो गया? 3। फिर 1 वीट गेन किया, कितना हो गया? 2। फिर 1 वीट गेन किया, फिर कितना हो गया? 1। फिर 1 वीट गेन किया, कितना हो गया? 0। अब यहां एक बढ़न लाग रहा है, घटन लाग रहा है, पर इसका जो एमओसी है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी, पहला डैश। अब बताओ 1 वीट के लिए कितना सैक्रिफाइस? 1। फिर कितना सैक्रिफाइस? 1। फिर कितना? 1। फिर कितना? 1। फिर कितना? 1। अब इसको प्लॉट कर देते हैं। कई चमन तो ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सीधा एमओसी प्लॉट कर देते हैं। एमओसी 1 1 1 1 1 है, हो गई स्ट्रेट लाइन। बेटा तुम हो डैश, तुम लोगों का ना बस की नहीं है ये सब चीजें सीखना, दोबारा सीखो ढंग से। इसमें हमें कभी एमओसी प्लॉट नहीं करना होता चमन लोगों, हमें इसमें प्लॉट करना होता है वीट और टैंक। कैसे बनाना है देखो, इंग्लिश में लिखा वीट और यहां लिखा टैंक। ठीक है, फिर लिखा 1 2 3 4। और हंसने की बात नहीं है जो चमन वमन मैं बोलता हूं, तो अपना ध्यान लगाओ पढ़ाई में। यहां पर देखो 1 2 3 4 5। ठीक है जी। अब बताओ 0 पे 5 है, ए पॉइंट। 1 पे कितना है? बी पॉइंट। 2 पे कितना है? 3 पॉइंट। फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। इसका मतलब जब एमओसी कांस्टेंट है, मोसीजी कांस्टेंट है, तो पीपीसी की जो शेप है वो क्या बन रही है? स्ट्रेट लाइन। अब प्रश्न ये आता है कि ऐसा पीपीसी हम क्यों नहीं बनाते, और वो कॉनकेव वाला क्यों बनाते हैं? क्योंकि देखो, मैं आज की क्लास में आपको ये सिखा रहा हूं कि पीपीसी कैसा होता है और कैसा कैसा नहीं होता। जब आपको ये पता होगा ना कैसा कैसा नहीं होता, तो कैसा होता है वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक बात। मतलब दुनिया तो आपको यही सिखाएगी कि पीपीसी कैसा होता है, हम ये आपको ये भी सिखा रहे हैं कैसा कैसा नहीं होता है। सोच रहे हो बेटा? हाई लेवल कंटेंट पेश किया जा रहा है आपके सामने भाई मिस्टर जतिन राजपाल। सोचो, जब तुम्हें ये पता होगा कैसा कैसा पीपीसी नहीं होता। लो देखो, अगर
एक लड़की है जैकलीन, ठीक है, वो टैंक बनाने में एक्सपर्ट थी। क्या बनाने में? टैंक। अब इसको टैंक से उठा के हमने कहां डाल दिया? वीट पे। हमने कहा भाई अब देश में युद्ध तो हो नहीं रहा, तो तू टैंक मत बना, तू क्या बना ले? वीट। हमने इसको जैसे ही ट्रांसफर दिया, कहां पर? वीट पे। तो इसने जैसे ही एक वीट बनाया, कितना सैक्रिफाइस कर दिया? एक टैंक। फिर हर बार एक वीट बना रही है, एक टैंक सैक्रिफाइस कर रही है, हर बार एक को पाने के लिए एक सैक्रिफाइस कर रही है। पहले इसने 5 टैंक बनाए थे, अब 5 वीट बना दिए। इसका मतलब हमारी जैकलीन तो दोनों गुड में अच्छी है, वीट बनाने में भी और टैंक बनाने में भी। और आपने कसम खाई थी पीपीसी पढ़ते वक्त स्टार्टिंग में, एक इंसान एक ही में अच्छा हो सकता है, सब में इक्वल अच्छा नहीं हो सकता। तो बेटा अगर जैकलीन दोनों में अच्छी हो गई तो ये भी इक्वली एफिशिएंट थी, यहां पर भी इक्वल एफिशिएंट थी, जो कि अजम्पशन का वायलेशन हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगी अजम्पशन। इसलिए पीपीसी ना कभी ऐसा शेड्यूल बन सकता, ना ऐसा कभी कर्व बन सकता, क्योंकि एक इंसान एक ही चीज में अच्छा हो सकता है, सब में अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा इकोनॉमी में अजम्पशन है। इज इट क्लियर एवरीवन? इसलिए ना पीपीसी कभी स्ट्रेट हो सकता और ना कभी ऐसे 1-1 का गैप आ सकता। इसलिए मेरे भाइयों, गांव वालों, मैंने तुम्हें इसलिए स्टार्टिंग में बोला था कि अगर मैं 15 के बाद 14 ले लेता, 14 के बाद 13 ले लेता, तो यहाँ एमओसी जो है, मोसीजी जो है, वो 1-1-1-1 हो जाती। और अगर हर बार 1-1-1 हो जाती, तो जो हमारा रिसोर्स है वो टैंक में भी उतना ही अच्छा होता जितना किसमें अच्छा है? वीट में। और अगर दोनों इक्वल एफिशिएंट हो जाता तो ये अजम्पशन क्या हो जाती? वायलेट हो जाती। इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। गॉट इट सबको? आई बात समझ? हमें सारी बातों का भी तो ध्यान रखना है। और जब अगर हम बात करें हमने ऐसा ही शेड्यूल क्यों बनाया है, तो लो सुन लो, ये हमारी जैकलीन है। पहले ये टैंक बना रही थी, कितने टैंक बना रही थी? 15। अब इसने जैसे जैसे इसको हमने ट्रांसफर दिया, 15 से उठा के कहां? टैंक से उठा के इसको कहां ट्रांसफर दे दिया? वीट पे। जैसे इसको ट्रांसफर दिया, तो जैसे जैसे ये वीट बनाने लगी, इसने वेस्टेज ज्यादा करनी शुरू कर दी। टैंक की वेस्टेज बढ़ी, तो ऑटोमेटिकली पहले एक टैंक सैक्रिफाइस, फिर 2, फिर 3, ये वेस्टेज ज्यादा करी। इट इंडिकेट्स कि ये इनएफिशिएंट है। क्या बनाने में? टैंक बनाने में। नहीं, क्या बनाने में? वीट बनाने में ये क्या है? इनएफिशिएंट। और टैंक बनाने में क्या है? एफिशिएंट। क्योंकि पहले ये 15 बना रही थी, अब यहां ये कितने बना रही है? 5। तो इंडिकेट्स ये टैंक में अच्छी है बट वीट में अच्छी नहीं है। इसलिए यहां एमओसी क्या हो गया? इंक्रीज। एमओसी क्या हो गया? इंक्रीज। एक बच्चा मन ही मन सोच रहा होगा, सर जब ये अच्छी नहीं है क्या बनाने में वीट, तो इसको बाहर निकालो, कोई और नया रख लो। ये भी मन में आ रहा होगा। तो बेटा सेकंड अजम्पशन में इंग्लिश में लिखा हुआ है, रिसोर्स कैसे यूज होने चाहिए? फुलर एंड एफिशिएंट। किसी को आप अनएम्प्लॉयड नहीं कर सकते भाई, ये जान लो, पहचान लो। अगर मैं उसको बाहर निकाल दूंगा तो वो अनएम्प्लॉयड हो गई, तो फिर रिसोर्स क्या नहीं होंगे यूज? फुलर एंड एफिशिएंट। ये तुम्हारे मन का प्रश्न है जो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। सही बात है। तो उसको बाहर भी नहीं निकाल सकते। और इसी क्वेश्चन का आंसर वाई एमओसी इंक्रीज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने चैट के अंदर यहां पर जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें एक क्वेश्चन डाला हुआ है इसके ऊपर, वाई एमओसी इंक्रीज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ अपलोड की हुई है, आप डाउनलोड करके इसका आंसर लिख लीजिएगा। गॉट इट? वाई इंक्रीजिंग एमओसी ऑपरेट। तो उसमें यही बोला होगा, इकोनॉमी में सारे रिसोर्सेज कभी भी इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक पर्सन है, वो फुली एंड एफिशिएंट था क्या बनाने में? टैंक बनाने में। जैसे ही हमने उसको ट्रांसफर दिया वीट में, तो हर बार वीट बनाने में उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, जिसकी वजह से उसको टैंक का सैक्रिफाइस क्या करना पड़ रहा है? ज्यादा करना पड़ रहा है। और एमओसी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हेयर इंडिकेट्स कि एक इंसान टैंक में तो अच्छा है बट वीट में अच्छा नहीं है। गॉट इट सबको? सो कोई आपसे पूछे वाई पीपीसी इज कॉनकेव, पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है? वाई पीपीसी इज कॉनकेव, तो आंसर क्या होगा? क्योंकि एमओसी क्या हो रहा होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रहा होता है? इंक्रीज। इफ एमओसी इज इंक्रीजिंग द शेप ऑफ पीपी कर्व वुड बी क्या? कॉनकेव। गॉट इट? और कोई आपसे पूछे क्या पीपीसी कभी स्ट्रेट हो सकता है, तो वैसे तो आंसर नो होना चाहिए, बट आंसर आपको लिखना है यस इफ वी अज्यूम एमओसी इज कांस्टेंट। अगर हम मान लें कि एमओसी कांस्टेंट है तभी ये स्ट्रेट हो सकता है, अदरवाइज ये स्ट्रेट नहीं हो सकता। अगर हम ये मान ले कि एक इंसान दोनों गुड में अच्छा है तभी स्ट्रेट हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। और कोई आपसे पूछे क्या पीपीसी कभी कॉन्वेक्स हो सकता है? यस इफ वी अज्यूम, याद कर लो वर्ड, इफ वी अज्यूम एमओसी इज डिक्रीजिंग।
सो अगर स्लोप डिक्रीजिंग होगा तो शेप कॉन्वेक्स होगी, कांस्टेंट होगा तो शेप कैसी होगी, स्ट्रेट होगी, और अगर इंक्रीजिंग होगा तो शेप क्या होगी, कॉनकेव। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या ये आपको समझ आ गया अच्छे से? सो बेटा अब आप देखो आपको क्या क्या आ गया। अगर कोई पूछे डिफाइन पीपीसी एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड शेड्यूल, आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? पीपीसी कर्व इज अ कर्व। लिखने का तरीका, इट इज अ कर्व दैट डिपिक्ट्स ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, यस या नो, दैट द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद द गिवन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। फिर आप यहां पर 3 अजम्पशंस डाल दो उसकी, ब्यूटीफुल सी। assumption 1, 2 and 3, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, रिसोर्स कैसे यूज होंगे, फुलर एंड एफिशिएंट, एंड लास्ट वन इज क्या, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाकर अच्छा सा एक इसका क्या बनाओ, शेड्यूल। ठीक है जी, शेड्यूल में आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखो, यहाँ वीट लिखो, टैंक लिखो, यहाँ पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ साथ यहाँ लिख दो एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ डिफरेंट शेड्यूल्स बनाओ और इस तरीके चीज का ध्यान रखना कि यहाँ एमओसी क्या हो रहा हो, इंक्रीज। फिर उस डायग्राम को आप प्लॉट कर दो, फिर डायग्राम के कुछ पॉइंट्स को डिफ्रेंशिएट करो, एक्सप्लेन करो थोड़ा सा कि वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्स एक्सिस क्या हो रहा है, ऐसे एक्सप्रेस करोगे तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन आपका तैयार हो सकता है, वाई पीपी कर्व इज डाउनवर्ड। पीपी कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है? पीपी कर्व डाउनवर्ड इसलिए होता है क्योंकि एक बढ़न लाग रहा है, एक घटन लाग रहा है। प्रोडक्शन ऑफ वन गुड कैन बी इंक्रीज ओनली आफ्टर सैक्रिफाइसिंग सम क्वांटिटी ऑफ अदर गुड, इसलिए पीपी कर्व डाउनवर्ड होता है, वो हमने यहां पर मेंशन कर दिया। फिर आपसे पूछ सकते हैं वाई पीपी कर्व इज कॉनकेव, कॉनकेव क्यों होता है? अब ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी, कि पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है। तो आप इसलिए बोलोगे पीपीसी कॉनकेव इसलिए होता है क्योंकि एमओसी क्या हो रहा है, इंक्रीज, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज। और कोई आपसे पूछे वाई ऐसा क्यों होता है कि एमओसी क्यों इंक्रीज होता है, तो आपको वो जैकलिन वाला एग्जांपल देना। सपोज एक पर्सन था जो फुली एफिशिएंट था क्या बनाने में, टैंक में, बट इकोनॉमी ने उसको ट्रांसफर दे दिया क्या बनाने के लिए, वीट। जैसे हमने उसको वीट के लिए प्रोडक्टिविटी में शिफ्ट किया तो उसकी वीट की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, जिसकी वजह से उसको टैंक का सैक्रिफाइस ज्यादा करना पड़ा और एमओसी क्या हो गया, इंक्रीज। गॉट इट? इसलिए एमओसी इंक्रीज होता है, ये बताकर आप 3 नंबर में वो एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्या कभी पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, तो हम बोलेंगे यस पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है इफ वी अज्यूम एमओसी इज कांस्टेंट। क्या कॉन्वेक्स हो सकता है, यस इफ वी अज्यूम एमओसी इज डिक्रीजिंग। अज्यूम वर्ड डालना बहुत जरूरी होगा। इज इट क्लियर? सो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मैंने आपको समझा दिया। इसमें एक बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लास्ट में जाते जाते मैं फटाफट आपको करा देता हूं। टॉपिक का नाम है शिफ्ट्स एंड रोटेशन इन पीपीसी। ठीक है, शिफ्ट्स एंड रोटेशंस इन पीपीसी। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैं यहां पर 2 गुड ले लेता हूं, यहां एक्स और यहां क्या, वाई। ठीक है, और अगर यहां पर एक्स और वाई लिख देते हैं, यहां पर अगर हम ये बोलें कि ये 2 गुड्स हैं एक्स और ये वाई, और एक्स और वाई दोनों गुड में हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, स्किल्ड लेबर का इस्तेमाल करें, तो सोचो क्या होगा। अगर एक्स और वाई 2 गुड हैं और इसमें हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और स्किल्ड लेबर का यूज करें, तो बताओ प्रोडक्शन ज्यादा होगी या कम? सोचो, ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन बनेगा कैसे वो भी मैं बताऊंगा, बट अगर हम कहते हैं एक्स एंड वाई में हम इनोवेटिव एंड स्किल्ड लेबर का यूज करें तो इससे पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हम ये बोलेंगे कि जो प्रोडक्शन है वो एक्स से x1 पे आ जाएगी और वाई से कहां आ जाएगी, y1, एंड पीपीसी कहां चला जाएगा, राइटवर्ड। अब आप कहोगे सर इस पे क्वेश्चन कैसा आता है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान से पीपीसी पे क्या असर पड़ेगा? स्वच्छ भारत अभियान से लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे और पीपीसी राइटवर्ड चला जाएगा। ठीक है, सो आपको ये देखना है कि कुछ भी इकोनॉमी में अच्छा हो रहा है तो पीपीसी कहां जाएगा, राइटवर्ड। कुछ भी इकोनॉमी में बुरा हो रहा है तो पीपीसी कहां जाएगा, लेफ्टवर्ड। सो दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। जैसे मैं यहां खड़ा हूं और मैं यहां से यहां आ गया, तो मैंने अपनी दोनों लेग्स को राइट में मूव कर दिया, मतलब इधर ले गया, तो दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। मतलब जब एक्स और वाई दोनों सीरीज राइट में चल जाए या लेफ्ट में चल जाए तो वो शिफ्ट हो गया एक तरीके से। बट अगर मैं एक ही जगह पे घूम घूम के ऐसे ऐसे घूमू तो उसे क्या बोलते हैं, रोटेशन। उसे क्या बोलते हैं, रोटेशन। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ शिफ्ट। ये शिफ्ट का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है, शिफ्ट का एग्जाम्पल।
गॉट इट। और ऐसे ही अगर मैं कहूं रोटेशन किसे कहा गया है, सपोज यहां पर मैंने एक्स और वाई ले लिया और मैंने कहा ये जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है या स्किल्ड लेबर है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और जो ये मेरी कौन सी स्किल्ड लेबर सिर्फ मैंने एक्स पे अप्लाई करी, वाई पे नहीं करी, तो वाई कांस्टेंट रहेगा, वाई में कोई चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आएगा आउटपुट किसका बढ़ेगा, सिर्फ एक्स गुड का बढ़ेगा, ठीक है ना। तो वाई को एज इट इज रखेंगे, एक्स से क्या आ जाएगा, एक्स वन हो जाएगा। गॉट इट सबको, इज इट क्लियर एवरीवन। तो यहां पर आकर आप देखोगे तो ये रोटेशन कहा जाता है इसको, ठीक है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ये जो मैंने पीपीसी कर्व आपके लिए बनाया था यहां पर, इसको बोलते हैं रिसोर्स, यहां फुलर एंड एफिशिएंट यूज हो रहे हैं। इसके बाहर अगर कोई पॉइंट है तो इसे बोलते हैं अनअटेनेबल पॉइंट। जिस चीज को आप अचीव ही नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं, अनअटेनेबल, ठीक है। अगर यहां पॉइंट अंदर पॉइंट है तो वो एक तरीके से इनएफिशिएंट यूज हो रहा है। इनएफिशिएंट मतलब पूरी प्रोडक्टिविटी नहीं यूज हो रही। इस पे एक क्वेश्चन है जो मैं आपको समझा देता हूं। इसको इनएफिशिएंट बोलते हैं और जो पीपीसी कर्व है उसको क्या बोलते हैं, फुलर एंड एफिशिएंट बोलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, 2013 के बोर्ड के एग्जाम में आया था। एन इकोनॉमी इज बिलो इट्स पोटेंशियल। एक इकोनॉमी अपने पोटेंशियल से बिलो है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है दे स्टार्टेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम स्टार्ट की है। हाउ इट विल इफेक्ट पीपीसी। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, और एक क्वेश्चन ये है आयुष्मान भारत से पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि शिफ्ट्स एंड रोटेशन से। इस क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं कि पीपीसी पे क्या असर पड़ेगा अगर गवर्नमेंट कोई अच्छी हेल्थ स्कीम लाती है। तो हम ये बोलेंगे ये हमारा पीपी कर्व है और गवर्नमेंट अगर अच्छी स्कीम लाएगी तो पीपीसी कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड। समझ आ गई बात। आप कहां गलती कर सकते हो मैं आपको बताता हूं। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला एन इकोनॉमी इज बिलो इट्स पोटेंशियल, मतलब रिसोर्सेस पूरे इस्तेमाल अभी नहीं हो रहे हैं। यहां पीपीसी बनेगा ही नहीं, यहां पीपीसी कर्व बनेगा ही नहीं। यहां सिर्फ एक पॉइंट बनेगा, हम बोलेंगे यहां रिसोर्स कैसे यूज हो रहे हैं, इनएफिशिएंट यूज हो रहे हैं। अभी रिसोर्स कैसे यूज हो रहे हैं, इनएफिशिएंट, क्योंकि पीपीसी की पहली लाइन ही बोल रही है इकोनॉमी इज बिलो इट्स पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल से पीछे, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम स्टार्ट करेगी तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, और अगर लोगों को जॉब्स मिलेगी तो हम किस पे ऑपरेट करेंगे, पीपी कर्व पे। तो यहां पर जो आप मूव करोगे ये पॉइंट टू पीपीसी मूव करोगे। क्या मूव करोगे, पॉइंट टू पीपीसी। इज इट क्लियर एवरीवन, क्लियर है सबको। इसका मैं पार्ट 3 के अंदर मैं आपको बहुत सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पीपीसी के जरूर करवा देता हूं, ठीक है। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन पीपीसी का जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है, इस तरीके के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस ले आऊंगा पीपीटी के अंदर। अलॉन्ग विद दैट हमारा एक टॉपिक रह गया, दैट इज माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है और पॉजिटिव नॉर्मेटिव क्या होता है, वो कर कर हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। सो फटाफट आज रिकॉल कर लेते हैं हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। डे 1 मैंने आपको बताया था सबसे पहले what is economy. Economy is a system that provides people means to do work to earn a livelihood. 3 basic activity of economy are production, consumption and investment. Why does an economic problem arise due to scarcity of resources? What is economics? Economics is all about making choices in the presence of scarcity. ठीक है, economics के अंदर main common problem कौन सी है, that is central problem, what to produce, how to produce and for whom to produce. ठीक है, अब इस सेंट्रल प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस लेके आने थे कि हर घर में जो ये चॉइस की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे करें। हम इसको पीपीसी के हेल्प के थ्रू करते हैं, शेड्यूल एंड डायग्राम्स के थ्रू। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एक ऐसा कर्व है जो 2 गुड्स की पॉसिबिलिटीज दिखाता है, जहां रिसोर्स कभी वेस्ट नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट रहती है और रिसोर्सेज कभी भी इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। सो आपको पीपीसी का मतलब याद हो गया आज की वीडियो में। पीपीसी कर्व कैसा दिखता है, डाउनवर्ड होता है। पीपीसी कर्व की शेप कॉनकेव होती है, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट नहीं होती, बट अज्यूम कर लो तो हो जाएगी। और शिफ्ट्स एंड रोटेशंस हमने आज खत्म कर लिया। थर्ड वीडियो के अंदर हम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ऑफ पीपीसी, माइक्रो मैक्रो एज वेल एज कौन सा, दैट इज
पॉजिटिव नॉर्मेटिव कर कर इस पूरे चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।